जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 2 है। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड करवाई जिसमें मैंने गांधी जी का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया। मैंने बताया गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी को काबा गांधी कहते थे और ये राजकोट के दीवान थे। मैंने आपको बताया कि इन्होंने गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से ग्रहण करी। इन्होंने राजकोट से ही मैट्रिक्स की परीक्षा को पास किया और इन्होंने श्यामल दास महाविद्यालय में प्रवेश लिया। एक साल का स्नातक करने के उपरांत गांधी जी के बड़े भाई जो लक्ष्मीदास थे, उनके समझाने से ये गांधी जी कहाँ चले गए, लंदन चले गए और उन्होंने 10 इनर टेम्पल महाविद्यालय में क्या ले लिया, एडमिशन ले लिया और वहाँ उन्होंने वकालत की पढ़ाई को क्या किया बेटा जी, पूरा किया। फिर मैंने बताया कि गांधी जी भारत वापस आते हैं और उनको यहाँ पर दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक केस मिलता है। ये दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में मोरिसबर्ग रेलवे स्टेशन कांड गांधी जी के साथ घटता है। उसके बाद उनके जीवन का बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है, यानी गांधी जी की विचारधारा ही बदल जाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने कैसे दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। उस नटाल इंडियन कांग्रेस जो संगठन बनाया, उसके सहयोग से कैसे गांधी जी ने बोर युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। उसके उपरांत मैंने आपको इसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि गांधी जी 1901 में भारत वापस आए और उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता दिलशाई बाचा ने की। इसके बाद जब 1902 में जब गांधी जी वापस चले गए, फिर मैंने बताया था 1902 में जब गांधी जी वापस चले गए, उसके उपरांत दक्षिण अफ्रीका पर अंग्रेजों का शासन हो गया था और उन्होंने कैसे एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसे परवाना कानून कहा, उसको पारित कर दिया। इस कानून का गांधी जी ने क्या किया था, विरोध किया था। यहाँ तक की लास्ट क्लास हमने पढ़ ली थी। इसके आगे की क्लास आज इम्पोर्टेंट क्लास है। इम्पोर्टेंट क्लास इसलिए है क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पर जैसे दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना करी और उससे रिलेटिव जो भी चीज़ें घटना हुई वो सब इस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फीनिक्स आश्रम। फीनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की गई। कब की गई? 1904 में। फीनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की। फीनिक्स शब्द जो था वो एक पक्षी का शब्द था। ये शब्द गांधी ने कहाँ से लिया था? पक्षी था एक फीनिक्स, उस पक्षी का नाम जो था फीनिक्स था। उस नाम पर गांधी ने, उसके नाम पर ही गांधी ने क्या रखा, अपने आश्रम का नाम रखा फीनिक्स आश्रम। इस पक्षी को बर्ड्स ऑफ फायर भी कहा जाता है। इस पक्षी को अमर पक्षी भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पक्षी की जो आयु होती है वो 500 से 700 वर्ष तक होती है और ये कहा जाता है कि जब ये पक्षी मर जाता है तो अपने घोंसले में स्वयं ही आग लगा लेता है और ये मरने के बाद जो अंडा देता है उसमें से पुनः उस एक क्या होता है, पक्षी का जन्म होता है। इसलिए इसे अमर पक्षी भी कहा जाता है। इसी पक्षी के नाम पर गांधी जी ने क्या रखा था, अपने आश्रम फीनिक्स आश्रम की क्या रखा, नाम रखा। फीनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने डरबन से 84 मील दूर की थी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी ने कहाँ की थी? डरबन से 84 मील दूर की थी। इस आश्रम की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस आश्रम की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को शिक्षित करना। जो एशियाई लोग थे दक्षिण अफ्रीका में जो रह रहे थे, जो भारतीय थे, उन्हें शिक्षित करना, सत्य बोलना सिखाना, अहिंसा पर चलना, सत्याग्रही बनाना और स्वावलंबी बनाना। यानी स्वावलंबी का मतलब होता है स्वयं जीवित रहना या स्वयं किसी पर निर्भर ना हो, स्वावलंबी बनो। ये सब इनके मुख्य उद्देश्य थे। यानी कि गांधी जी ने जो फीनिक्स आश्रम की स्थापना की, उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो लोगों को शिक्षित करना था, लोगों को सत्य बोलना सिखाना था, अहिंसा पर चलना सिखाना था, सत्याग्रही बनाना था कि कैसे अपनी बात को रखना है दूसरे लोगों के सामने। इस पर भी यही होता है सत्याग्रही। स्वावलंबी यानी कि किसी पर आप आश्रित ना हो, स्वयं काम करो और स्वयं क्या हो, स्वावलंबी बनो। ये सब गांधी जी ने इस आश्रम के मुख्य उद्देश्य रखे थे। इस आश्रम की स्थापना करते समय गांधी जी के एक मित्र थे, उनके कहने से गांधी जी ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन।
इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते समय किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? वो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब इन्होंने इस पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन ही क्यों रखा? क्योंकि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में जो ऑफिस था, गांधी जी का जो दक्षिण अफ्रीका में ऑफिस था, उस ऑफिस का नाम इंडियन ओपिनियन था। उसी ऑफिस के नाम पर ही गांधी जी ने अपने इस पत्रिका का क्या रखा था? नाम रखा था। इसका प्रकाशन 1904 में किया गया था और ये 4 भाषाओं में प्रकाशित की गई थी। एक हिंदी भाषा में, दूसरा तमिल में, तीसरी गुजराती और चौथा अंग्रेजी। गांधी जी ने हिंदी और तमिल भाषा का प्रकाशन जल्द ही बंद कर दिया था, परंतु गुजराती और अंग्रेजी भाषा का प्रकाशन जो था वो आगे तक चालू रहा था। तो क्वेश्चन आता है आपसे, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते समय कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका को कितने भाषाओं में प्रकाशित किया था? 4 भाषाओं में प्रकाशित किया था, हिंदी, तमिल, गुजराती और अंग्रेजी। गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किस भाषाओं में बंद कर दिया था बाद में? हिंदी और तमिल। और किस भाषा में चालू रही? गुजराती और अंग्रेजी भाषा में चालू रही। इस पत्रिका का प्रकाशन करने का गांधी जी का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय और एशियाई लोगों को ये बताना कि अंग्रेजी शासन और डची शासन उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, और अंग्रेजी शासन के खिलाफ और डची शासन के खिलाफ इस पत्रिका में गांधी जी लेख लिखा करते थे। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, आराम से कराओगे। नेक्स्ट आइए, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? आंदोलन जो था वो मैंने आपको बताया कि 250 भारतीय व्यक्तियों से जो उनसे वोट देने का जो अधिकार छीन लिया गया था उसके खिलाफ किया गया था। लेकिन गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो पहला सत्याग्रह था परवाना कानून यानी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में। देखो, जब 1902 में अंग्रेजों का शासन पूर्ण रूप से दक्षिण अफ्रीका में हो गया, तो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों ने क्या किया? 1902 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को पारित कर दिया, लागू नहीं किया था, पारित कर दिया था। क्योंकि अभी कुछ समय ही हुआ था, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पर अपना शासन जमाया था, तो उन्होंने उस कानून को लागू नहीं किया था, लेकिन भूमिगत उस चीज़ को लागू कर दिया था, यानी कि धीरे धीरे करके उस चीज़ को क्या कर दिया था? थोप रहे थे। 1907 में अंग्रेजों ने इस परवाना कानून यानी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को लागू कर दिया, यानी 1907 में परवाना कानून को अंग्रेजों ने लागू किया। जब इसको लागू किया तो गांधी ने इस कानून का क्या किया? विरोध किया, और इस कानून के विरोध में ही गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह शुरू कर दिया। लेकिन जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया उसका मुख्य आधार क्या बनाया? अहिंसा। गांधी जी ने चाहे भारत में आंदोलन किए हों या सत्याग्रह किए हों, चाहे दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किए हों, उनमें उनका पहला मेन वो था कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसात्मक घटना या हिंसात्मक रूप से हम आंदोलन को या सत्याग्रह को नहीं चलाएंगे। गांधी जी के अहिंसा का मतलब था कि ऐसा नहीं कि मार पिटाई करने से या लड़ाई झगड़े करने से ही क्या होता है? हिंसा होती है। उन्होंने कहा कि मौखिक रूप से भी हम हिंसा नहीं करेंगे। स्टाई फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने 1910 में की। जब फिनिक्स आश्रम बन चुका था, अब टालस्टॉय फॉर्म की स्थापना करने की क्या जरूरत पड़ रही थी? जो नटाल इंडियन कांग्रेस संगठन था और टालस्टॉय फॉर्म, एक बहुत बड़ा संगठन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में खड़ा कर दिया था। तो उस संगठन को चलाने के लिए अब लोगों को एक जगह एकत्रित करने के लिए जगह की आवश्यकता पड़ी। तो इनके मित्र थे हरमन ने गांधी जी को 1100 एकड़ भूमि दान में दी। 1100 एकड़ भूमि दान में दी। गांधी जी ने उस भूमि पर टालस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। इस टालस्टॉय फॉर्म की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य गांधी जी का क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य गांधी जी का वही था जो फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते समय था। लोगों को सत्य की राह पर चलना सिखाना, अहिंसात्मक बनाना, स्वावलंबी बनाना, सत्याग्रही बनाना और सत्य बोलना सिखाना। यानी कि गांधी जी ने टालस्टॉय फॉर्म की स्थापना उसी उद्देश्य से की थी जो फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते समय उनके मुख्य उद्देश्य रहे थे।
नेक्स्ट था जो प्रथम विश्व युद्ध 1914। गांधी जी जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, उस दौरान गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। इस दौरान गांधी ने एक एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। क्या स्थापना करी? एम्बुलेंस कोर। यानी दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने एक बार फिर एम्बुलेंस कोर की स्थापना करी। इस एम्बुलेंस कोर की सहायता से गांधी ने एक बार पुनः घायल जो अंग्रेजी सैनिक थे उनको चिकित्सा सेवा प्रदान कराई। कहने का मतलब ये है कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। किस रूप में भाग लिया? उन्होंने वही एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। उस एम्बुलेंस कोर की सहायता से घायल जो अंग्रेजी सैनिक थे उनको क्या प्रोवाइड कराई? चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड कराई। उसी की सहायता से अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में बहुत अच्छी जीत हासिल की। 1915 में अंग्रेजी अधिकारियों ने या अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी। अब 1915 में ही क्यों की? देखो, अब गांधी जी ने निश्चित कर लिया था 1915 में कि वो दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर कहाँ आना चाहते हैं, हमेशा के लिए भारत आना चाहते हैं। तो जब गांधी ने निश्चित कर लिया कि वो हमेशा दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर भारत जाना चाहते हैं, तब उन्हें अंग्रेजी सरकार ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा। तो गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि कब प्रदान हुई? 1915 में। क्यों प्रोवाइड कराई थी? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी ने अंग्रेजों को क्या कराई थी? एम्बुलेंस कोर की सहायता प्रदान कराई थी। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी की वापसी। हमेशा के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत क्या गए? वापस आ गए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए भारत वापस आ गए। यानी कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर कहाँ आ गए? भारत वापस आ गए। इसी उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष इस 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। गांधी जी SS सुदीप नामक जहाज से वापस आए थे। क्वेश्चन आता है, गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस तारीख को वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 को। इस दिन हम क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। किस जहाज से आए थे? SS सुदीप नामक जहाज से गांधी जी क्या आए थे? दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। गांधी जी और उनके सहयोगी, गांधी जी अकेले नहीं आए थे, उनके साथ बहुत बड़ा एक संगठन आया था। गांधी जी और उनके सहयोगी सबसे पहले बंबई के अपोलो बंदरगाह पे पहुंचे। अपोलो बंदरगाह पर उन्होंने अपना जहाज किनारे लगाया और वो भारत में प्रवेश कर गए। गांधी जी भारत में आए तो जो उनके सहयोगी थे और गांधी जी, उनको रहने के लिए क्या चाहिए थी? जगह चाहिए थी। तो उन्होंने अहमदाबाद के निकट 1915 में एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। क्वेश्चन आता है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए तो उन्होंने किस आश्रम की स्थापना करी थी? तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट, 1917 में गांधी जी ने इस आश्रम को स्थानांतरित किया और इस आश्रम का नाम साबरमती आश्रम रखा। क्या रखा? साबरमती आश्रम। इस साबरमती आश्रम जो नाम रखा गया था, वो क्यों रखा गया था? क्योंकि यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे बना हुआ था, इसलिए। और इस आश्रम को स्थापित करने में, इसकी स्थापना करने में उनके मित्र जो अंबालाल साराभाई थे, जो एक कपड़ा मिल के मालिक थे, इन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान करी। गांधी जी 1917 से 1933 तक इसी साबरमती आश्रम में रहे। यह भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि साबरमती आश्रम में गांधी जी कब से कब तक रहे थे? 1917 से 1933 तक। इस आश्रम की स्थापना उन्होंने किसके सहयोग से करी थी? अपने मित्र, उनका एक मित्र था जिनका नाम था अंबालाल साराभाई, ये कपड़ा मिल व्यापारी थे, कपड़ा मिल मालिक थे, इनकी सहायता से की थी। जब गांधी जी भारत में आ गए, जब गांधी जी भारत आ गए और भारत की राजनीति को समझने लगे, तो उनकी मुलाकात उन्हीं दौरान गोपाल कृष्ण गोखले जी से हुई। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारधाराओं से बहुत ज़्यादा क्या हुए? प्रभावित हुए बेटा। उनके विचार से, उनके भाषणों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को ये सलाह दी कि वो अगर भारत की राजनीति को ढंग से समझना चाहते हैं, भारत की जनता को समझना चाहते हैं और भारत की राजनीति में आना चाहते हैं, सक्रिय होना चाहते हैं, तो 1 साल तक अपने कानों को बंद कर वो भारत की जनता के बीच में रहें और भारत भ्रमण करें और भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को समझने का प्रयास करें। यानी कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने गांधी जी को सलाह दी कि वो 1 साल के लिए अपने कानों को बंद करें और भारत भ्रमण पर निकलें और भारत के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को उसको समझें, भारत की जनता के बीच में जाएं और उनके दुख दर्दों को समझें। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की राजनीति और भारत की राजनीति में ज़मीन आसमान का फर्क था उस समय। तो
इसी चीज़ को लेकर गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को सुझाव दिया था। हमने आज इस क्लास में हमने टॉल्स्टॉय फॉर्म पढ़ा, हमने फिनिक्स आश्रम पढ़ लिया। मैंने बताया कि कैसे गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का एक बार फिर से साथ दिया और उन्होंने एम्बुलेंस कोर की सहायता की, और इसी एम्बुलेंस कोर की स्थापना के कारण गांधी जी को केसरी हिंद की क्या मिली, उपाधि मिली। और अपने सहयोगियों के साथ कैसे गांधी जी क्या गए, दक्षिण अफ्रीका छोड़कर हमेशा के लिए क्या गए, भारत वापस आ गए। आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास के नोट्स भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, और नोट्स अगर आप लेना चाहें तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने भाई बहनों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, और अपने इस चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।